बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट की हुई थी और उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए थे। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 to 14 आज के लेक्चर में हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो सिंपल क्लोज्ड कर्व दिया गया है वो एक ट्रायंगुलर है। उसके लिए वर्सेस दिए हुए हैं, इन वर्सेस को यूज करते हुए हम ट्रायंगुलर रीजन बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चन पे ग्रीन थ्योरम यूज करना है, तो ये ग्रीन थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। ये ग्रीन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसका कंपैरिजन करें तो m इक्वल आएगा एक्स वाई के और n इक्वल आएगा साइन वाई के, वो हमने लिखा। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे वो x आ जाएगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे वो 0 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे बनेगा -x dA। अब डबल इंटीग्रल की लिमिट्स हमें चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो पॉइंट्स मेंशन करते हैं प्लेन के ऊपर। जी, ये पॉइंट 1 1 है, ये पॉइंट 3 0 है, ये पॉइंट 2 2 है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर रीजन बन गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्टिकल टेस्ट में कितने रीजन है और हॉरिजॉन्टल टेस्ट में कितने रीजन है। अगर तो वर्टिकल में 2 हुए, हॉरिजॉन्टल में 1 हुए, तो हम हॉरिजॉन्टल लगा लेंगे, या हॉरिजॉन्टल में 2 हुए, वर्टिकल में 1 हुए, तो फिर हम वर्टिकल लगा लेंगे। जिसमें एक रीजन बनेगा, ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम उसी के अलोंग जो है वही टेस्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और अगर एक से ज्यादा रीजन बन रहे होंगे, जिसके अलोंग कम रीजन बनेंगे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर इक्वल रीजन बन रहे होंगे तो फिर हम बेशक वर्टिकल टेस्ट लगा लें या हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो उतना ही लेंथी होना है। ठीक है, अब यही ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रा की है। अगर हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएं तो 2 रीजन बनते हैं, एक रीजन ये बनता है ये वाला, और एक रीजन ये नीचे R2। अगर हम वर्टिकल लगाएं तो इसमें हमारे पास भी 2 रीजन बनते हैं, तो हम यहाँ पे वर्टिकल टेस्ट ही लगा लेते हैं। बेसिकली आपका जो रीजन है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो लाइन ड्रा की गई है, ये लाइन जो है वो 2 रीजन को डिफरेंट करती है। ये R1 रीजन है और ये R2 रीजन है। पहले इस रीजन, तो दोनों रीजन को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। इस रीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले इन लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2, ये स्लोप का यूज किया फार्मूला, m की वैल्यू 1 मिलेगी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फार्मूला लगाया, उसमें x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से हमें मिल गया y इज इक्वल टू x, यानी इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x आई। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए हम इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट की 3 0 को x1 y1 कह लेते हैं और 2 2 को हम x2 y2 कह लेते हैं। ये ठीक है, स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 -2 आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फार्मूला लगाया, उसमें हमने x1 y1 पुट कर दिया, x1 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी -2x प्लस 6। इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। अब इस लाइन की बात करते हैं। अब ये लाइन जो है वो ना तो x एक्सिस की पैरेलल ना y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगी। इस पॉइंट को हम 1 1 को x1 y1 कह लेते हैं और इस पॉइंट को 3 0 को x2 y2 कह लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, फिर इसी तरह जिस तरह ये इन इक्वेशंस को निकाला है वैसे ही y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे और x1 y1 की वैल्यू लगाएंगे, तो y आ जाएगा हमारे पास -x/2 प्लस 3/2, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन आएगी -x/2 प्लस 3/2। ठीक है, अब वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे जब रीजन 1 पे, तो लाइन पहले वर्टिकल लाइन जो कट कर रही है वो इस लाइन को कट कर रही है। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है -x/2 प्लस 3/2, यानी लो लिमिट ये आ जाएगी रीजन 1 के लिए और अपर लिमिट जो आ जाएगी वो y इज इक्वल टू x आ जाएगी। ठीक है, तो इस रीजन के लिए पहले हम लिमिट्स लिखते हैं। इस रीजन के लिए लिमिट्स वो लिख दी -x/2 प्लस 3/2 टू x।
अब इस रीजन में हमने x की वैल्यूज देखनी, मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है R1 रीजन में। R1 रीजन में x की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ये रीजन है हमारे पास। तो यहाँ पे देख लें x की मिनिमम वैल्यू 1 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। जो वैल्यू x की यहाँ पे होनी है वही x की वैल्यू इस पॉइंट पे होनी है, ठीक है। तो रीजन 1 हमने उसकी लिमिट्स फाइंड आउट कर ली। अब रीजन 2 की बात करते हैं। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो यही है -x/2 + 3/2, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो -2x + 6 है। तो वर्टिकल लाइन पहले इस लाइन से पास हो रही, फिर इस लाइन से पास हो रही है R2 रीजन में। तो इसके अकॉर्डिंग लोअर लिमिट ये हो जाएगी और अपर लिमिट ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये y की लिमिट्स हो जाएंगे R2 रीजन में। अब x की लिमिट्स लगानी है R2 रीजन में मिनिमम टू मैक्सिमम। तो R2 रीजन आपके पास ये है। तो इसमें x की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो R2 रीजन में x की लिमिट जो है वो 2 to 3 हो जाएंगी, वो हम पुट कर देते हैं जी। ये लिमिट्स हमने जो है फाइंड आउट की थी वो अप्लाई करती हैं। अब इसका x का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट लेना है, तो x dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। x कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। इस पे अपर लिमिट y में पुट करते हैं x और लोअर लिमिट -x/2 + 3/2 पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे y के लॉन्ग इंटीग्रल लेंगे, x कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट y की जगह पे -2x + 6 और फिर लोअर लिमिट y की जगह पे -x/2 + 3/2 पुट करते हैं जी। इनमें अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा, ये चीज बन जाएगी -1/2 इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 1 to 2 3x² - 3x dx और -1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 -3x² + 9x, ये चीज बनेगी। अब इसका हमें x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल लेना है। x के रिस्पेक्ट इंटीग्रल लेंगे तो x³/3 आ जाएगा, यहाँ पे x²/2 आ जाएगा, वो लिखेंगे और उस पर अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1 अप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे x³/3 आएगा और यहाँ पे 9x x²/2 हो जाएगा साथ, ठीक है। इसमें भी अपर लिमिट अप्लाई कर दें 1 to 2 और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट 1 to 2 अप्लाई कर दें। यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट 2 to 3 अप्लाई करते हैं इसमें। तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। ये बेटा सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन है। इसको जरा ध्यान से आप कीजिएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इजीली इनको जो है वो कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो ये सिंप्लीफिकेशन की हुई है सामने आपके, तो आप जहाँ से प्रॉब्लम बने वहाँ से वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं जी। फाइनली मैंने आंसर भी बता दिया, वो आ रहा -3। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एक जो कर्व दिया है सिंपल क्लोज्ड, वो रेक्टेंगुलर रीजन है, ट्राइंगुलर रीजन नहीं, रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ग्रीन थ्योरम लगाते हैं। ये ग्रीन थ्योरम लगाया। अब m जो हमारे पास होगा वो tan इनवर्स x और n 3x होगा। m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो इसमें y वेरिएबल इन्वॉल्व ही नहीं है, ये टोटली कांस्टेंट है। y के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 3 आ जाएगा, 3 - 0 यानी कि 3dA हो जाएगा। ये चीज आ गई, 3 को आप बाहर लिख सकते हैं। अब रीजन देखते हैं, जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो पॉइंट्स हमने मेंशन किए। हमें पॉइंट गिवन था 1 0 वो ये पॉइंट है, 0 1 वो ये पॉइंट है, 3 2 वो ये पॉइंट है और 2 3 ये पॉइंट है, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ पॉइंट लिए थे, उतनी लेंथ के वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने पॉइंट्स ले लिए। फिर जो पॉइंट्स प्लेन पे बनते हैं ऑर्डर पेयर में वो मेंशन कर दिया, उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन बन गया है। अब इस रीजन में देखना है कि हमारे पास कितने रीजन बनते हैं, सब रीजन कितने बनते हैं। अगर तो हम वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे जो वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे, ये तीनों ही वर्टिकल टेस्ट में लिमिट्स डिफरेंट आएंगी।
हमारे पास बेसिकली ये 3 डिफरेंट रीजन बन रहे हैं। एक रीजन ये R1 बन जाएगा, दूसरा ये R2 और तीसरा ये R3। ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाने की बात करें तो वो वहां से भी हमें 3 रीजन ही बनते नजर आएंगे। वो कैसे 3 रीजन बनेंगे? एक यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, एक रीजन ये बन जाएगा, एक यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, दूसरा रीजन ये और थर्ड ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 रीजन बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 तरह के डिफरेंट वर्टिकल टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होने हैं। तो सबसे पहले तो इन लाइंस की हम इक्वेशन निकालते हैं। पहले इस लाइन की इक्वेशन की बात करें, ये जो लाइन है तो इसके लिए हम 0, 1 को x1 y1 ले लेते हैं और 2, 3 को x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, ये 0, 1 और 2, 3 लिया तो इस लाइन की अगर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी y = x+1। ये फाइंड आउट की है, इस लाइन की इक्वेशन x+1 आ जाएगी। अब हम इस लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं। ये जो लाइन है इसमें x1 y1 हम 2, 3 को कह लें और x2 y2 3, 2 को कह लेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो आएगी y = -x+5। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इस लाइन की जो इक्वेशन आप निकालेंगे इसमें जो 2 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, एक तो ये पॉइंट यूज हो रहा है, एक पॉइंट ये हो रहा है। इसमें से एक को हम x1, इसको x1 y1 कह लेते हैं, इसको x2 y2 कह लेते हैं। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी y = x-1। अब इस लाइन की इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट्स को यूज करते हैं। 1, 0 इस पॉइंट को x1 y1 कह लें और इस 0, 1 को x2 y2 कह लें। यहाँ से हम जब इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो मिलेगी y = -x+1। तो हमने जो है चारों साइड्स की जो है वो लाइंस की इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब तमाम रीजन के लिए हम जो है वर्टिकल टेस्ट लगाने जा रहे हैं सबसे, और तीनों रीजन को हम ऐड कर लेंगे। R1 रीजन के लिए, R1 रीजन के लिए जो वर्टिकल लाइन पास हो रही है, पहले वो पास हो रही है -x+1 से, फिर वो जो पास हो रही है इस लाइन से। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x+1, यानी R1 रीजन में y की लिमिट्स -x+1 to x+1 हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगर हम R2 रीजन में बात करते हैं तो उसमें y की लिमिट्स हो जाएंगी इस लाइन से पास हो रही है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वही लाइन आगे है, ये वाली। तो इस पूरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है x-1। तो ये लाइन पहले x-1 से पास होगी, फिर पास हो रही है ये पूरी लाइन, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन x+1। पहले वो x-1 से पास हो रही है, फिर वो x+1 से। R2 रीजन में y की लिमिट्स x-1 to x+1 हो जाएंगी। फिर R3 रीजन की बात करते हैं। तो R3 रीजन में जो लाइन पास हो रही है, जो इस पार्ट की इक्वेशन है वही यहाँ से यहाँ तक के लाइन के जो पार्ट है उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जो है इस पूरी लाइन की इक्वेशन वो y = x-1। इतना पार्ट ले लें तो वो भी y = x-1 ही इक्वेशन होगी। पहले वो x-1 से पास करेगी, फिर वो -x+5 से पास करेगी। तो R3 में लोअर लिमिट x-1 और अपर लिमिट जो है वो -x+5 होगी। ठीक है, ये देखिए 3 को कॉमन लिया है, 3 डिफरेंट रीजन बना लिए हैं। तो dA को हमने d/dx 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 लिखा, इसलिए हमने वर्टिकल टेस्ट लगाया। तो y की लिमिट जो R1 रीजन में थी वो मैंने आपको बता दी थी, वो लगा दी है। R2 रीजन में y की लिमिट्स वो x-1 to x+1 थी, और R3 में y की लिमिट जो x-1 to -x+5 थी, वो लिख दी। अब R1 रीजन में x की लिमिट्स क्या हैं, R2 रीजन में x की लिमिट्स क्या हैं और R3 में x की लिमिट्स क्या हैं, आइए वो ग्राफ से देखते हैं। ये पहला रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपका फर्स्ट रीजन है। इसमें आप x की मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रही है। x की मिनिमम वैल्यू तो आ रही 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही 1। तो फर्स्ट रीजन में x की लिमिट जो आउटर में है उसकी लिमिट 0 to 1 होगी। ठीक है, फिर R2 की बात करते हैं। R2 रीजन में, तो R2 रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उनको देखते हैं। ये R2 रीजन है, ये वाला। तो R2 रीजन में जो x की मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो x की लिमिट्स R2 रीजन में 1 to 2 ली जाएंगी। और इस जो R3 रीजन में आपके पास ये रीजन R3 रीजन, ये इसमें x की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 2 है और x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 3 है।
यानी पहले में 0 to 1 आ रही थी, दूसरे में 1 to 2 आई है और थर्ड में 2 to 3 आई है। वो लिमिट्स हम x के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जी, ये हम x के ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अब इंटेग्रल सॉल्व करते हैं इनका। dy का इंटेग्रल वो y आएगा, उस पर लिमिट्स लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी y आएगा और यहाँ पे भी y आएगा। हम उन पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट x प्लस 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इस y की जगह माइनस x प्लस 1। यहाँ पे y की जगह पे अपर लिमिट x प्लस 1 माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट x माइनस 1। यहाँ पे y की जगह पे माइनस x प्लस 1 x प्लस 5, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट x माइनस 1 हमने पुट कर दी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास है x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 आया, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 वो 2 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको सिंप्लीफाई किया है तो माइनस x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 आया, तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रल हमने लेना है x के अलोंग, तो x का पावर रूल यूज करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रल x होता है वो लिखा, उस पर लिमिट्स अप्लाई करेंगे 1 to 2 माइनस 2 x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 और 6 का इंटीग्रल 6 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। इनमें अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें। हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो 12 होगा। ठीक है, आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सिंपल क्लोज कर्व जो गिवन है वो हाइपोसाइक्लॉइड है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम जो है वो रीजन बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करते हैं। रीजन की बात बाद में करनी है, पहले हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी हमने। कंपैरिजन करें, दोनों का मुवाजना करें तो m इक्वल आएगा y स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर माइनस 1 के, और n इक्वल आएगा 2y tan इनवर्स x के। ये 1 प्लस x स्क्वायर पावर माइनस 1 है, इस पावर माइनस 1 को अगर प्लस 1 करना है तो बटे में लिख लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर 1। ये चीज m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट। अगर y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा। y स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव पावर रूल से आ जाएगा 2y, यानी कि 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। अब n का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x 2y कांस्टेंट के तौर पर आएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी बनेगा 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे पुट करते हैं 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पार्शियल m ओवर पार्शियल y वो भी है 2y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे रीजन जो मर्जी हो, जब इसका इंटीग्रल आपने 0 का इंटीग्रल लेना है, रीजन जो मर्जी हो, तो इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल का 0 फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे तो वो क्या आता है, 0 आता है। फिर आउटर इंटीग्रल भी लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो भी हमें क्या वैल्यू देगा, 0। यानी ओवरऑल हमें यहाँ से मिलेगा 0 मिलेगा। अब रीजन यहाँ पर कोई भी हो तो हमें वो ड्रा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, जो ग्रीन थ्योरम लगाने से हमें 0 आंसर दे दे ग्रीन थ्योरम से ही, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी कि आपको यहाँ पर रीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, रीजन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस डबल इंटीग्रल की। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में C is the boundary of region bounded by the graph of y is equal to under root x, y is 0 and x equal to 4। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको यूज करते हुए हम रीजन फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम ग्रीन थ्योरम जो है वो यूज कर डेफिनेशन लगाते हैं ग्रीन थ्योरम की, वो डेफिनेशन लगा दी। अब कंपैरिजन करें तो m जो है वो इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के और n इक्वल आएगा 2xy के।
m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2y आएगा, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, यहाँ से भी हमें 2y ही मिलेगा। वो पुट करेंगे 2y माइनस 2y जो कि 0 हो जाएगा। अब 0 का डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल भी लेना पड़े, डेफिनेट इंटीग्रल लेने पड़े, तो वो क्या आएगा, आंसर उसका 0 ही आएगा। अब इसमें हमें रीजन देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये कर्व के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें एक कर्व दिया हुआ है, उस कर्व का नाम है कार्डियाइड, और कार्डियाइड का जो इक्वेशन होती है वो होती है r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पे लिखा जा सकता है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये जनरल फॉर्म हो जाती कार्डियाइड की। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा भी दिया जा सकता, वो भी कार्डियाइड की इक्वेशन, 1 प्लस साइन थीटा दे देता, 1 माइनस साइन थीटा दे देता, ये कार्डियाइड की इक्वेशन ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पे ग्रीन थ्योरम यूज करते हैं। m जो है वो इक्वल x पावर 4 प्लस 4 के, और n का कंपैरिजन करेंगे तो वो इक्वल x y के। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें तो इसमें y है ही नहीं, यानी ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो n का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ से हमें y मिलेगा। तो पुट करते हैं y माइनस पार्शियल m पार्शियल y 0 है, वो पुट किया, तो यहाँ से हमें मिलेगा y dA। अब यहाँ पे हमें रीजन देखना पड़ेगा। अब r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा का जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है। ये जो कर्व बनाया है ये एक कार्डियाइड का है, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब बना भी सकते हैं उसमें r और थीटा की फॉर्म में वैल्यूज लेके इस कर्व को बना सकते हैं। तो इस कर्व को वैसे भी आपको याद होना चाहिए, r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। अगर r इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा होता तो ये कर्व जो है, इस कर्व की शेप इस साइड पे बनती, और 1 प्लस साइन थीटा होता तो इस शेप ऊपर की तरफ बनती। अगर 1 माइनस साइन थीटा होता तो इस कर्व की जो शेप है वो नीचे की तरफ बनती। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, ये इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एंगल की बात करें तो वो बन रहा है 0 से लेके 360 बन रहा है, कंप्लीट रोटेशन बन रही है। एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट करें और वो एंड हो रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ ही आकर एंड हो रहा है, तो एंगल बनेगा 0 से 360। फिर हम रेडियस की बात करते हैं कि r की लिमिट्स क्या होंगी, इसको पोलर फॉर्म में हल करने जा रहे हैं। r की लिमिट्स यहाँ पे रेडियस 0 काउंट होगा, रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रीजन का हिस्सा भी है, रेडियस 0 है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस कर्व की जो r की फॉर्म में इक्वेशन है वो है 1 प्लस कोस थीटा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी और अपर लिमिट इसकी आएगी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो वो हम पुट करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। y को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा से, dA रिप्लेस होगा r dr d थीटा से, r की लिमिट्स आ गई 0 टू 1 प्लस कोस थीटा, और थीटा की लिमिट्स आ गई 0 टू 2 पाई। अब इसका इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। साइन थीटा कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा r के अलोंग, r और r से r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर पे पावर रूल यूज करेंगे तो r क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो r क्यूब में ये 1 प्लस कोस थीटा अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट 0 पुट कर देते हैं। ये लिमिट्स पुट कर दी हमने, लिमिट पुट की तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस थीटा होल पावर 3 साथ में साइन थीटा डी थीटा। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल लेने जा रहे हैं। पावर 3 है, पावर के अंदर जो फंक्शन उसका साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। इसको माइनस से यहाँ पे भी माइनस लिख लेते हैं और बाहर भी माइनस लिख लेते हैं जी। तो अब देखें इस फंक्शन पावर के अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर को नीचे लिख देते हैं। ये पावर रूल है। 1 प्लस कोस थीटा उसकी पावर 4 हो जाएगी, ओवर में 4 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 ओवर 12। 1 प्लस कोस थीटा पावर 4 पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं 2 पाई। 1 प्लस कोस थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करें, कोस 2 पाई इक्वल टू 1 होगा, माइनस 1 प्लस कोस 0, वो कोस 0 भी 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 2 पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 2 पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व एक लूप दिया हुआ है, वो उसके इक्वेशन है r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का जो है वो कर्व इस टाइप का बनेगा। उसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ठीक है। ये जो कर्व है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया गया है, r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ये ग्राफ है, इसको आपने याद रखना है। कुछ कर्व्स हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं लेकिन उसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, जैसे कि कार्डियाइड है, लिम्निस्केट है, ठीक है, लूप्स बनते हैं, पेटल्स बनते हैं और हार्ट बनता है। इस तरह के कर्व्स डिफरेंट है। ये कर्व्स तो वैसे जुबानी जो है स्टूडेंट को याद करवाए जाते हैं। इसमें ये दरअसल में एक फ्लावर बनता है, उसके पेटल्स होते हैं ये, कि वो पेटल्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे 2 थीटा है, क्या एंगल क्या आ रहा है, ठीक है। फिलहाल आपको ये सिंपली याद रखना है, r इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का ग्राफ ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब पहले तो हम ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे, ये ग्रीन थ्योरम हमने लिखा। अब m इक्वल आएगा एक्स वाई के और n इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। m का पार्शियल डेरिवेटिव y के स्क्वायर लेंगे तो x मिलेगा, n का पार्शियल डेरिवेटिव x के स्क्वायर लेंगे तो 2x मिलेगा। वो पुट करते हैं 2x माइनस x, यहाँ से x dA बन जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो लिमिट्स की बात करते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में। अगर रेडियस की बात करते हैं, रेडियल सेगमेंट की, तो वो r 0 से स्टार्ट होके वो r इक्वल टू साइन 2 थीटा आ रहा है, तो r की लिमिट्स होंगे 0 टू साइन 2 थीटा। अब एंगल की बात करते तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो 0 टू पाई बाय 2 होगा, वो पुट करते हैं। x की जगह पे r cos थीटा लगाएंगे और dA की जगह पे r dr d थीटा पुट करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cos थीटा r स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो r क्यूब बाय 3 आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। r की जगह पे साइन 2 थीटा पुट किया, साइन 2 थीटा पावर 3 ओवर 3 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको भी 0 कर देगा। हमारे पास जस्ट ये रह जाएगा cos थीटा साइन 2 थीटा पावर 3 बाई 3। इस 3 को आप बाहर लिख सकते हैं 1 बाई 3, और यहाँ पे साइन 2 थीटा, अगर हम यहाँ पे कहें पावर के अंदर वाले फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव बनता है cos 2 थीटा और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2 थीटा। हम एंगल के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड तो नहीं कर सकते, एंगल से बाहर तो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर साइन 2 थीटा को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि इक्वल होता है 2 साइन थीटा cos थीटा के। अब पावर 3 अप्लाई करते हैं, 2 पावर 3 साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, 2 पावर 3 8 आएगा, 8 बाई 3 साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, साथ में ये cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये cos थीटा इस cos क्यूब से मल्टीप्लाई हो तो cos पावर 4 थीटा, 8 बाई 3 को आप बाहर लिख लें। अब यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं वो रिडक्शन फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। इंटीग्रल हो 0 टू पाई बाय 2, लिमिट्स ये होनी चाहिए 0 टू पाई बाय 2 लिमिट्स होनी चाहिए। साइन पावर p थीटा cos q थीटा d थीटा हो, तो ये एक रिडक्शन फार्मूला है जो कि आपको कैलकुलस की बुक से 196 पेज पे मिल जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स हैं वहां पर इसकी, लेकिन जो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं वो ये गैमा p, जो साइन की पावर है p प्लस 1 बाई 2 डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है गैमा, जो ये कोस के ऊपर आ रहा है q प्लस 1 बाई 2 ओवर में 2 टाइम गैमा ऑफ p प्लस q बाई 2 फिर प्लस 1 है साथ। ये हमारा जो है गैमा की फॉर्म में इसका इंटीग्रल होगा। अब कंपैरिजन करें, ये सेम टाइप चीजें लग रही हैं, p की जगह पे 3 आ जाएगा और q की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। हम रिप्लेस करते हैं, p की जगह पे 3 लिख देते हैं और q की जगह पे 4 लिख देते हैं। यहाँ पे जहां पे p आएगा 3 और जहाँ पे q आएगा 4 पुट कर देते हैं जी। ये पुट कर दिया हमने, 3 प्लस 1 बाई 2 ये बनेगा 4 बाई 2, 4 बाई 2 2 यानी गैमा 2 आ गया, मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5 बाई 2 गैमा 5 बाई 2, नीचे 2 टाइम गैमा ऑफ 4 प्लस 3 7 बाई 2 प्लस 1, 7 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 9 बाई 2 गैमा।
अब ये गैमा के फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब हमें इनके गैमा निकालने ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। गैमा 1 का गैमा क्या होगा, 1 होगा। 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, गैमा 1 पे अप्लाई करेंगे वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 2 गैमा की बात करते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट क्या यूज करने जा रहे हैं, वो ये गैमा n+1। यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें से एक कम कर लेंगे, उसमें से एक कम करना है आपने, यानी कि n+1 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, n फिर गैमा यही n लिखेंगे साथ। इस रिजल्ट को यूज करते हैं गैमा 2 पे। इसमें से एक कम करेंगे वो आएगा, इसमें से कम करेंगे 1 आएगा, तो 1 गैमा 1 आ जाएगा। 1 गैमा 1 इक्वल 1 के, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। गैमा 2 इक्वल आ जाएगा 1 के। गैमा 5/2 की बात करते हैं। गैमा 5/2, इस 5/2 में से एक कम करें, माइनस करें तो वो बनेगा 3/2। लिखेंगे 3/2 गैमा 3/2, ठीक है। ये 3/2 आ जाएगा। इस गैमा 3/2 को दोबारा आप इसी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक कम करें, इसमें से कम करेंगे वो आएगा 1/2 गैमा 1/2। और गैमा 1/2 ये आपने याद रखना है, ये पाई अंडर के इक्वल होता है, अंडर पाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इनके प्रूव करने पड़ेंगे। जैसे गैमा फंक्शंस है, बीटा फंक्शंस, जब ये चीजें आप स्टडी करेंगे वहां पे ये क्लियरली आपको समझ आ जाएगा गैमा 1/2 अंडर पाई के इक्वल कैसे है, ठीक है। अब फिर नीचे है गैमा 9/2। गैमा 9/2 को उसी एक्सप्रेशन से एक्सपेंड करते हैं। 9/2 इसमें से कम करेंगे वो आएगा 7/2, तो लिखेंगे 7/2 गैमा 7/2। अब गैमा 7/2 इसमें से कम करेंगे, ये बनेगा 5/2 गैमा 5/2। अब गैमा 5/2 पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3/2, या गैमा 5/2 आपने ऊपर फाइंड किया हुआ है, गैमा 5/2 वो आया था 3/4 अंडर पाई, वो गैमा 5/2 की जगह पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 3/4 अंडर पाई। अब ये वैल्यू जो है हम पुट करते हैं यहाँ पे। गैमा 2 हमारे पास आया है 1, वो हमने लिख दिया। गैमा 5/2 आया 3/4 अंडर पाई, नीचे 2 टाइम गैमा 9/2 हमारे पास आया हुआ है 7/2, 5/2, ये फाइनली आ रहा है 7/2, 5/2, 3/4 अंडर पाई आ रहा है, ये पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3/4 अंडर पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 5 टाइम 35/2, इसका ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/35 बनेगा, ठीक है। अब 2/35 वो पुट हमने करना है यहाँ पे। इसका आंसर जो आया है वो 2/35 आया है, तो 8/3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/3 से वो मल्टीप्लाई होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा 16/105। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें रीजन दिया है बिटवीन 2 सर्कल्स। एक सर्कल दिया x² + y² इक्वल टू 1 और दूसरा सर्कल दिया हुआ x² + y² इक्वल टू 4। हमारा क्लोज रीजन वो होगा जो इन दोनों रीजन के बिटवीन होगा, यानी कि जो लोअर इनर सर्कल होगा उससे आउटर वाला रीजन, जो आउटर सर्कल होगा उसके इनर वाला जो रीजन है, इनका जो कॉमन आएगा वो हमारा रीजन कहलाएगा। या आप इसको ये भी कह सकते हैं इन दोनों सर्कल के एनुलर रीजन, बिटवीन रीजन, ठीक है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया जिसमें 2 सर्कल गिवन थे और इनके बिटवीन रीजन को हमने जो है वो डिस्कस किया था। सबसे पहले हम ग्रीन थ्योरम लगाते हैं। ग्रीन थ्योरम m(dx + n(dy) इक्वल टू डबल इंटीग्रल की फॉर्म में। अब कंपैरिजन करते हैं, m आएगा x + y के इक्वल और n आएगा y + x² के इक्वल। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट वो 1 मिलेगा और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे वो मिलेगा 2x। वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब इस डबल इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रीजन की जरूरत है, तो रीजन हम पहले बनाते हैं। 2 सर्कल दिए हैं, x² + y² इक्वल टू 1 को लिखते हैं 1 का स्क्वायर। तो ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे होगा और रेडियस 1 है, और ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 पे है और इसका रेडियस 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर 2 बनेगा, रेडियस 2 होगा इसका, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है और एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 2 है।
ये हमने सर्कल ड्रा किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसका रेडियस 1। और ये जो आउटर में सर्कल ड्रा किया ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 2 है और सेंटर जो है वो रीजन में। अब इन दोनों सर्कल के बिटवीन, जो इन दोनों सर्कल के अंदर रीजन बन रहा है वो ये है, ये वाला, तो ये हमारा रीजन है। अब इसको देखे हम जो है लिमिट्स लेंगे, आर की लिमिट्स क्या होंगी। आर की लिमिट्स आमतौर पे हम जो रीजन से स्टार्ट करते हैं, रेडियल सेगमेंट जो है वो रीजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक तो रीजन का हिस्सा नहीं है, तो हम रेडियल जो सेगमेंट 0 to 1 वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 1 से लेके 2 तक जो है वो इसका हिस्सा है। तो इस लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2 आर की। और थीटा की लिमिट्स अगर हम बात करें तो वो एंगल एक कंप्लीट रोटेशन बन रही है, तो वो बनेगा 0 से 360 यानी 0 से 2 पाई। हम रिप्लेस कर देते हैं इनको, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, डी ए की जगह पे आर डी आर डी थीटा। आर की लिमिट्स आई है 1 to 2 और थीटा की लिमिट्स आई है 0 to 2 पाई। पहले इसका इंटीग्रल लेंगे आर के रिस्पेक्ट, 2 कोस थीटा कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, बल्कि ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, 2 आर स्क्वायर कोस थीटा माइनस आर डी आर डी थीटा। तो आर की रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रल लेते हैं, 2 कोस थीटा कांस्टेंट के तौर पे बाहर आएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर क्यूब बाई 3 माइनस आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई 2। इस पे हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद 14/3 कोस थीटा माइनस 3/2 डी थीटा। अब इसका इंटीग्रल थीटा के रिस्पेक्ट लेते हैं, 14/3 कोस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है माइनस 3/2 डी थीटा का इंटीग्रल वो थीटा आ जाएगा। अब इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो -3 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने सिंपल क्लोज्ड कर्व के लिए 2 स्केयर्स दिए हैं, उन 2 स्केयर्स के बिटवीन जो एरिया होगा वो हमारा बेसिकली वो रीजन है, ठीक है, बिटवीन 2 स्केयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में रीजन दिया था बिटवीन 2 सर्कल्स, यहाँ पे बिटवीन 2 स्केयर्स है। पहले तो हम इस पे ग्रीन थ्योरम लगाते हैं, m इक्वल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई के और n इक्वल आएगा साइन वाई के। m का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट, तो वो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो आएगा 0, ठीक है, वो पुट कर दिया हम एक्स स्क्वायर डी। अब अगर तो सर्कुलर टाइप रीजन बने, ठीक है, ये कार्डियाइड या वो लूप टाइप बना है, वहां पे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें। अब जैसे स्केयर्स वगैरह बनती हैं, ट्राइएंगल्स बनती हैं, अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन ना दी हो कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट से करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेस्ट से करना, तो ज्यादा बेस्ट होगा कि हम उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टेस्ट से सॉल्व करें, ठीक है, ट्राइंगुलर रीजन हो जाए, स्केयर टाइप का रीजन हो जाए, तो खासतौर पे इनको वर्टिकल टेस्ट या हॉरिजॉन्टल टेस्ट से जो है वो सॉल्व कर लिया जाए। अब रीजन को समझें, जो उसने पॉइंट्स दिए, उसने एक पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिए थे -1 1 -1 -1 1 1 और -1 1, बल्कि ये पॉइंट है -1 -1, ये पॉइंट -1 -1। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो हमारे पास ये एक रीजन बन गया। जो दूसरा उसने दिया हुआ जो पॉइंट्स दिए हैं -2 -2 2 -2 2 2 -2 2, ये हमारे पास एक रीजन आ गया। हमें इनके रीजन अलग अलग कैलकुलेट नहीं करने, हमें करना है कि इस स्केयर के और इस स्केयर के बिटवीन जो आएगा वो हमारा रीजन होगा। अब इन दोनों के बिटवीन कौन सा बनता है, देखें, इन दोनों के बिटवीन देख, ये है जो आपने R1 जिसको कहा था, और ये कंप्लीट जो है ये आउटर साइड पे इसको आपने R2 कहा था। हमें जो रीजन फाइंड करना है इन दोनों के बिटवीन फाइंड करना है, वो ये है। तो ये मिलेगा R2 रीजन में से R1 रीजन को माइनस करके, यानी कि जो वैल्यू इसकी आती है उसमें से इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, इसके अंदर जहां पे ये आएगा तो हमारे पास जो है ये रीजन रह जाएगा ये वाला। तो हमें ये फाइंड करना है R2 माइनस R1। तो यहाँ पे यही काम करते हैं, इस रीजन को लिखते हैं R2 माइनस R1 के साथ, यहाँ पे नीचे मेंशन करते हैं जी।
एक्स के डीए R2 के लिए और R1 के लिए। इसको फिर क्या करना है, R2 में से R1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। पहले R2 की बात करते हैं। R2 क्या है जी, ये R2 है जो जो बड़ा स्क्वायर है इसमें। तो इसकी y वर्टिकल टेस्ट लगाएंगे, y की लोअर लिमिट जो है वो -2 आएगी और y की जो अपर लिमिट है वो 2 आ जाएगी, -2 to 2 आ जाएगी। और x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू लगाएंगे, x की मिनिमम वैल्यू -2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी। यानी कि इसकी लिमिट्स आ जाएंगी y के अलोंग, पहले वो -2 लाइन को कट कर रहा है, फिर बाद में वो y इक्वल टू 2 लाइन को कट कर रहा है, तो उसकी लिमिट -2 से 2 हो जाएगी। x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू -2 to 2 हो जाएगी। इसी तरह फिर R1 रीजन की बात करते हैं। इसमें पहले वो जो वर्टिकल टेस्ट है वो पास करेगा y इक्वल टू 1 लाइन से, फिर पास y इक्वल टू -1 से, फिर पास करेगा y इक्वल टू +1 लाइन से पास करेगा। तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 हो जाएगी। और x की मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू अगर चेक करें तो वो भी -1 to 1 आ रही है जी। तो ये y की लिमिट्स आ जाएंगी -1 to 1 आ गई और x की लिमिट्स भी -1 to 1 आ गई। अब दोनों जो है इंटेग्रल्स को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर y के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। अब y में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा, dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है तो ये बनेगा 4x² और यहाँ पे बन जाएगा 2x²। अब इसका इंटीग्रल x के लॉन्ग लेना है तो 4 कांस्टेंट की तरह बिहेव करें, x स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो x³ 3 आ जाएगा। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसका इंटीग्रल 2x³ 3 आएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट -1 to 1 वो अप्लाई कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो है 60/3 यानी कि 20 आ जाएगा।